हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम रियल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज अपन आरटी एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इससे पहले मैंने आपको एनसीएफ पढ़ा दिया है। एनसीएफ की 2 वीडियो हैं, अगर आपने एनसीएफ नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आरटी एक्ट सभी स्टेट के टेट एग्ज़ाम में आता है और जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम है उसमें स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक है उसमें भी आता है। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आरटीई। आरटीई की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन। राइट का मतलब होता है अधिकार और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, अर्थात शिक्षा का अधिकार। ये एक ऐसा अधिनियम है जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। जिस प्रकार से अपने होते हैं ना समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वैसे ही ये एक्ट, ये अधिनियम बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अब इस अधिनियम को कैसे बनाया गया है, क्या प्रोसेस है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले एक आयोग होता है, कोठारी आयोग, जिसकी स्थापना होती है 1966 में। 1966 में एक आयोग होता है, कोठारी आयोग। इस आयोग को कोठारी आयोग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस आयोग का जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। इस आयोग ने सरकार को रिकमेंडेशन किया कि अगर आपको भारत में शिक्षा को बढ़ोतरी करनी है, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाना है, तो आपको शिक्षा को निःशुल्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत से ऐसे गरीब लोग रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है और पैसे के अभाव के कारण वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आप शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? शिक्षा को निःशुल्क करना पड़ेगा। और इसी आयोग की सुझाव के कारण सरकार ने ये एक्ट बनाया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस आयोग ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लाने के लिए सुझाव दिया था, तो कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था। कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? 1966 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। अब देखो, दौलत सिंह कोठारी ने ये रिकमेंडेशन दी, फिर सरकार ने सलाह मशवरा किया कि भाई हाँ, इसको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। फिर होती है मीटिंग। सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि हाँ भाई, अपने को अगर शिक्षा को ऊपर उठाना है तो अपने को एक ऐसा अधिनियम लाना चाहिए जो सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। तो कैबिनेट मंजूरी दे देती है इस बिल को 2 जुलाई 2009 को। उसके बाद जैसे ही कोई भी बिल कैबिनेट से पारित हो जाता है तो वो जाता है या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। अब ये कैबिनेट का डिसीजन होता है कि वो पहले इस बिल को राज्यसभा में भेजे या लोकसभा में भेजे। तो कोई भी कैबिनेट अपने बिल को किस में भेजेगा? जिस सदन में उनके ज़्यादा एमपीज हैं। तो ये भेजता है 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में। ये 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा से पास हो जाता है। उसके बाद ये लोकसभा से भी पास हो जाता है। लोकसभा से पास कब होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरटी एक्ट किस तारीख को राज्यसभा से पास होता है और किस तारीख को लोकसभा से पास होता है। तो सबसे पहले राज्यसभा से पास होता है कब? लगभग 18 दिन बाद, मतलब 2 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, फिर 18 दिन बाद मतलब 20 जुलाई को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। उसके बाद 14 दिन बाद 4 अगस्त को लोकसभा ने भी मंजूरी दे दी। इसके बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पर साइन करते हैं 26 अगस्त 2009 को। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे प्रतिभा देवी पाटिल। और उसके बाद ये जब कोई भी बिल बन जाता है तो उसको दस्तावेज में प्रिंट करवा के आगे भेज दिया जाता है। इसको बोलते हैं गेजेट। मतलब ये भारत सरकार का एक अधिनियम है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ये गेजेट कब पारित होता है, कब प्रकाशित होता है? 22 अगस्त 2009। अब मैं आपको गेजेट दिखाता हूँ कि ये क्या है, कैसा है। ये है भारत सरकार का गेजेट। इसको बोलते हैं हिंदी में राजपत्र, द गेजेट ऑफ इंडिया। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। ये पब्लिश कब हुआ था? 27 अगस्त 2009 को ये पब्लिश होता है। अब इसमें क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, मतलब शिक्षा का अधिकार 2009। इसमें क्या है? एन एक्ट टू प्रोवाइड द फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इसमें लिखा हुआ ना 6 to 14 ईयर्स, मतलब 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार ये गजेट प्रदान करता है। ये इसमें छपा हुआ है, ये प्रूफ है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है। उसके बाद क्या होता है? ये लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है ये एक्ट। अब कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है और क्यों नहीं होता है? जम्मू या कश्मीर में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ धारा 370 है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की विधानसभा ही सारे रूल पास करती है, तभी वो लागू होते हैं। अब तो वो हटा दी गई है। धार्मिक विद्यालय जैसे ये
मुसलमानों में होते हैं ना मदरसा वगैरह, ये क्या धार्मिक विद्यालय होते हैं, इनमें ये एक्ट लागू नहीं होता है। इसके अलावा राजस्थान में भी ये एक्ट लागू नहीं हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू नहीं हुआ था। राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को ये एक्ट पारित किया था, 29 मार्च 2011 को। इसमें कुछ बदलाव किए थे। बदलाव करने का पावर कौन सी धारा देती है? धारा 38 देती है। अपन आगे पढ़ेंगे जब धारा है तो उसमें लिखा हुआ है कि राज्य में कोई भी अपने अकॉर्डिंग इस एक्ट में बदलाव कर सकता है, ये धारा 38 में लिखा हुआ है। तो राजस्थान ने 29 मार्च 2011 को इसको लागू किया था। तो भारत कौन सा देश है ये अधिनियम लाने वाला? भारत 135वां देश है और इसमें इस एक्ट में 7 अध्याय हैं और टोटल 38 धाराएँ हैं। अब कौन से अध्याय हैं और कैसी कैसी धाराएँ हैं ये अपन पढ़ते हैं आगे। लेकिन इन धाराओं को पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, ये आरटी एक्ट कैसे कैसे आया, क्या पावर देता है, कैसे संविधान संशोधन होता है, ये अपन देखते हैं। आरटी एक्ट ला दिया गया भाई सरकार के द्वारा कि भाई हाँ ये एक्ट है और सभी 6 से 14 साल के बच्चों को ये अधिकार है कि वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब आपको पता है जब तक ये कानून नहीं बनेगा, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, अब कानून बनता है। कानून में बनने के लिए संविधान का संशोधन होना जरूरी है। तो ये कानून अधिकार कब दिया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या होता है? आरटी एक्ट 2009 कानून बनाया गया। ठीक है। अब इसमें 2 रूप थे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2 रूप थे। बालकों के लिए क्या था? मूल अधिकार में इसको जोड़ दिया गया कि ये बालकों का मूल अधिकार है कि उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसे ही बालकों के लिए ये एक्ट क्या है? एक मूल अधिकार के रूप में है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? 21A में किया गया है और इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। वैसे माता पिता के लिए भी ये एक्ट कुछ ना कुछ लेके आया है। माता पिता के रूप के लिए क्या लेके आया? ये मूल कर्तव्य, मतलब ये मूल कर्तव्य है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय में एडमिशन करवाए, मतलब प्रवेश दिलवाएं। और ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 11वां मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ जुड़े हुए हैं? 51A में। ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन एक अध्याय को देखेंगे। इसमें टोटल 7 अध्याय हैं। अपन 1 से 7 के अध्याय में चलेंगे। अध्याय फर्स्ट में क्या है? इसमें 2 धाराएं हैं और इस अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक परिचय। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अध्याय प्रथम में कितनी धाराएं हैं? तो 2 धाराएं हैं। अब आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। अध्याय फर्स्ट में कितनी धाराएं हैं? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 2 धाराएं हैं। अध्याय फर्स्ट का सामान्य नाम क्या है या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक परिचय। अब अपन आते हैं धारा प्रथम। धारा फर्स्ट में क्या है? धारा फर्स्ट में इस एक्ट का नाम है, इस एक्ट का क्या नाम है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। इसके बाद इसका विस्तार है, मतलब कहाँ कहाँ ये लागू हुआ है। सभी भारत में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर एवं धार्मिक विद्यालय को छोड़कर। लागू कहाँ होता है, कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। उसके बाद आती है धारा सेकंड। धारा सेकंड में क्या है? शब्दावलियाँ हैं, मतलब संपूर्ण एक्ट में कौन कौन से शब्द आएंगे, उन शब्द का क्या अर्थ है, ये सब धारा 2 में है। अब देखो इसमें पहला शब्द आएगा प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का अपने को क्या मतलब समझना है? अगर इस एक्ट में कहीं भी प्रारंभिक शिक्षा नाम आता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 से 8 तक की शिक्षा। इसके बाद अगर नाम आता है बालक, तो बालक से क्या मतलब हुआ? 6 से 14 वर्ष के बालक व बालिकाएं। और उसके बाद नाम आता है अगर कहीं अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया का अर्थ क्या होगा? प्रवेश प्रक्रिया, जो एडमिशन प्रोसेस होती है। इसमें देखा होगा आपने, जैसे कुछ IIT और NIT की जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती हैं, उनमें अगर आपके बच्चे को एडमिशन दिलवाना है तो पहले एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुवीक्षण प्रक्रिया, मतलब प्रवेश प्रक्रिया। वंचित वर्ग, वंचित वर्ग का क्या मतलब हुआ? वे बालक जो जाति धर्म के कारण वंचित रहे हैं, जैसे SC ST OBC, ये क्या है? वंचित वर्ग में आ जाते हैं जाति और धर्म के आधार पर। उसके बाद आता है समुचित सरकार। समुचित सरकार से तात्पर्य है केंद्र प्लस राज्य सरकार। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि समुचित सरकार से आप क्या समझते हैं, फिर नीचे ऑप्शन आएगा केंद्र सरकार, फिर आएगा राज्य सरकार, तीसरा आएगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों, चौथा आएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या ऑप्शन क्लिक करना है? केंद्र प्लस राज्य सरकार। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नाम आ गया अगर दुर्बल वर्ग, तो इसका क्या मतलब समझोगे? इसका मतलब होगा BPL परिवारों के बालक। BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे। अब आती है अगर सामान्य बालक की आयु, तो सामान्य बालक की आयु आपने देखा होगी उस एक्ट में, मैंने आपको गजट दिखाया था जो 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित हुआ था। उस गजट में क्या लिखा हुआ था? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन अगर बच्चा विकलांग है तो उसके लिए 4 साल का एक्सटेंशन है, मतलब 6 से 18 साल तक वो बच्चा इस एक्ट के अधिनियम, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद आता है इसमें वर्ड आएगा सभी विद्यालय। तो सभी विद्यालय का क्या मतलब होगा? इसमें ये उल्लेखित किया हुआ है कि 4 प्रकार के विद्यालय होते हैं। एक तो होता है सरकारी,
जिसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल, निजी प्राइवेट स्कूल, अनुदानिक ट्रस्टी स्कूल, विशेष। विशेष का मतलब जैसे मिलिट्री स्कूल हो गया और ये केंद्रीय विद्यालय हो गया, ये सब किस में आते हैं, विशेष स्कूल में आते हैं। तो इन सभी स्कूलों में ये आरटी एक्ट अधिनियम लागू होगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी स्कूल में ही लागू होगा, ये इन चारों प्रकार के विद्यालयों में ये एक्ट लागू होगा। अब आता है अध्याय 2। अध्याय 2 में कितनी धाराएं हैं? अध्याय 2 में 3 धाराएं हैं और इस अध्याय 2 का सामान्य नाम क्या है? बालक का शिक्षा का आधार। अब देखो इसमें धारा आती है तीसरी धारा में क्या लिखा हुआ है? बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अगर क्वेश्चन आता है कि आरटी एक्ट की कौन सी धारा में बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, तो धारा 3 के अकॉर्डिंग बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। और इन बालकों का जो एज है वो क्या होनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष के लिए। उसके बाद आती है धारा 4। धारा 4 में क्या है? आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश दिया जाए। इनके अकॉर्डिंग आरटी एक्ट ने एक मापन निर्धारित किया था कि अगर कोई बालक 6 वर्ष का है तो उसे पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाना चाहिए, अगर वो 7 वर्ष का है तो उसे दूसरी कक्षा में एडमिशन दिया जाना चाहिए। अगर मान लो कोई बच्चा है वो किसी कारणवश 6 साल का जब होता है तो विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है और जब वो 10 वर्ष का हो जाता है तब वो चाहता है कि मैं विद्यालय में प्रवेश लूँ, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग विद्यालय उस बच्चे को 5वीं कक्षा में प्रवेश देगा। ये नहीं है कि अगर वो 10 वर्ष का बच्चा है और पहली बार विद्यालय में जा रहा है एडमिशन के लिए तो विद्यालय उसको पहली क्लास में एडमिशन देगा, नहीं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो उस बच्चे को 5वीं कक्षा में एडमिशन देगा। क्यों देगा? क्योंकि 6 + 4 बराबर कितने हो गए? 10 वर्ष। मतलब 6वीं में जब वो पहली क्लास का, 7वीं में वो दूसरी क्लास का होना चाहिए और 8वीं क्लास में मतलब तीसरी क्लास में होगा तो 8 साल का होना चाहिए। इस तरीके से जब वो 10 साल का हो जाएगा तो 5वीं कक्षा में होना चाहिए, तो उसको 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए। अब आप सोचोगे कि जब बच्चे को, नया बच्चा है, उसको अपने 5वीं कक्षा में एडमिशन दे दिया और उसको 1 से लेकर 4थी क्लास तक का कौन पढ़ेगा? अब भाई जो बच्चा है 10 साल का जो बच्चा है उसने 5वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया तो 1 से लेकर 4 तक की पढ़ाई कौन करवाएगा उसको? इसके लिए उस विद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर या फिर कैसे भी करके उसको 1 से लेकर 4थी कक्षा तक की पढ़ाई उसको करवाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? विद्यालय की। अब आता है धारा 5। धारा 5 में क्या है? टीसी मांगने पर बिना प्रश्न पूछे प्रदान करना। मतलब अगर कोई बच्चा टीसी मांगता है, टीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र का मतलब स्थानांतरण, सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र। मतलब वह प्रमाण पत्र जो उस बच्चे को दूसरी स्कूल में एडमिशन के लिए या दूसरी स्कूल में भेजने के लिए प्रमाणित होता है। तो टीसी मांगने पर अगर कोई बच्चा टीसी मांगता है तो विद्यालय का मैनेजमेंट बिना कोई क्वेश्चन पूछे उस बच्चे को टीसी प्रदान करेगा। अगर प्रदान नहीं करता है तो ये बच्चा कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ये है धारा 5 में। अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन ने 2 अध्याय पढ़ लिए हैं। अब आता है अध्याय 3। अध्याय 3 इसमें कितनी धाराएं हैं? इसमें 6 धाराएं हैं और इस अध्याय का नाम क्या है? समुचित सरकार, स्थानीय निकाय व अभिभावकों के कर्तव्य। मतलब समुचित सरकार का क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ शब्द आया, अब अपने को अंडरस्टूड होना चाहिए समुचित सरकार से क्या मतलब हुआ। तो धारा 2 में लिखा हुआ था ना, समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार। तो समुचित सरकार मतलब केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार और वहाँ के स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब लोकल निकाय, जैसे नगर परिषद है, नगर पालिका है। तो इस तरह का जो वहाँ का जो लोकल एरिया है, लोकल निकाय है, वो उसको बोलते हैं स्थानीय निकाय। वह अभिभावकों के क्या कर्तव्य हैं? ये वो सारे कर्तव्य इस अध्याय 3 में दिए हुए हैं। अब आते हैं अपन धारा 6। धारा 6 में क्या है? नवीन विद्यालयों की स्थापना। मतलब नए विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। अब कब और कैसे होनी चाहिए? कितनी दूरी में वो विद्यालय होने चाहिए? प्रत्येक बसावट क्षेत्र में 3 वर्ष में विद्यालय या शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। मान लीजिए कोई नई कॉलोनी बनी है, किसी गांव से कुछ किलोमीटर दूरी पर कोई कॉलोनी बनी है, तो वो कॉलोनी बनने के 3 वर्ष के अंदर अंदर उस कॉलोनी के 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5 तक का विद्यालय होना चाहिए और उस कॉलोनी के 3 मीटर की रेंज में उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब अपर प्राइमरी स्कूल 6 से 8 तक का विद्यालय होना चाहिए। ये है धारा 6 का नियम कि इस अकॉर्डिंग वहाँ विद्यालय होना चाहिए। उसके बाद आता है धारा 7। धारा 7 में क्या है? वित्तीय प्रबंध। मतलब भाई पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो कैसे होगा? तो अप्रोक्सीमेट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट में को 60% और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 40%। मान लीजिए एक विद्यालय है, उस विद्यालय में एक शिक्षक है, उस शिक्षक की सैलरी है 100 रुपये पर मंथ। मान लीजिए अपन अनुमान लगा रहे हैं,
तो उन 100 रुपये में 60 रुपये कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 40 रुपये कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये क्या है? वित्तीय प्रबंध है, मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट है कि किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये धारा 7 में दिया हुआ है। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या होता है, ये रेशियो थोड़ा चेंज है। तो वहाँ 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये है फाइनेंस मैनेजमेंट, ये आता है धारा 7 में। अब अपन चलते हैं आगे। अब आती है धारा 8। धारा 8 में क्या है? शैक्षणिक क्रियाविधियों को क्रियान्वयन करने का कर्तव्य समुचित सरकार का है। जितनी भी जो एजुकेशनल एक्टिविटी हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए, प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए, रोटेशन में लाने के लिए उस शैक्षणिक क्रिया जो एक्टिविटी हैं उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? समुचित सरकार की है, मतलब केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों की है। उसके बाद आती है धारा 9। धारा 9 में क्या है? स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य। अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर ने कोई बिल पारित किया कि भाई विद्यालयों में ये संशोधन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सभी विद्यालयों को OHP से पढ़ाना है और हेड प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको कक्षा में पढ़ाना है। तो सेंटर ने तो वो ये नियम लागू कर दिया। अब सेंटर ने सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिए। तो वहाँ का लोकल निकाय समय समय पर चेक करेगा जाकर कि हाँ क्लास में, विद्यालय में OHP से पढ़ाया जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो वहाँ का लोकल गवर्नमेंट है वो देखेगी कि हाँ विद्यालय में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी आएगी देखने के लिए, लोकल गवर्नमेंट ही देखेगी, वही उनको हैंडल करेगी कि भाई कक्षा में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो आगे से जो पॉलिसी बनी हुई है उन पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूलों में काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारा काम किसका है? स्थानीय प्राधिकारियों का है। उसके बाद आती है धारा 10। धारा 10 में क्या है? अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनके बालक बालिकाएं मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर सकें। मतलब धारा 10 में ये है कि सभी माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय में भेजें। उसके बाद आता है धारा 11। धारा 11 में क्या है? 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं को राज्य सरकार के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं। मतलब क्या हुआ? 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए तो RT एक्ट है ही है कि भाई 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन RT एक्ट में धारा 11 में ये भी उल्लेखित है कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए क्या होगा? तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए वहाँ की राज्य सरकार पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली लागू करेगी। और ये प्रणाली कैसे लागू होगी? वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। मतलब 3 से 6 वर्ष के बालकों को आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनको बोलेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा। और ये दायित्व किसका? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की। अब आता है आंगनबाड़ी शब्द। आंगनबाड़ी शब्द कहाँ से आया? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आंगनबाड़ी शब्द कहाँ से आया। तो आंगनबाड़ी शब्द फ्रोवेल के किंडरगार्टन से लिया गया है। फ्रोवेल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक विधि दी थी, किंडरगार्टन विधि। तो उस किंडरगार्टन विधि से आंगनबाड़ी शब्द लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? बच्चों की फुलवारी। अब बात आती है अध्याय अपन 3 देख लिए हैं अपन ने। अब आता है अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम क्या है? विद्यालय व शिक्षकों के कर्तव्य। यह सबसे बड़ा अध्याय है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन आता है कि RT एक्ट का कौन सा अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है? तो ऑप्शन में आ जाता है अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6। तो आपको कौन सा करना है? अध्याय 4। अब यह अध्याय 4 सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 17 धाराएं हैं। 12 से लेकर 28 तक 17 धाराएं होती हैं। तो 17 धाराएं, सबसे ज़्यादा धारा इसमें होने के कारण ये सबसे बड़ा अध्याय है। अब अपन चलते हैं एक एक अध्याय के बारे में, एक एक धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आती है 12वीं धारा। 12वीं धारा में क्या उल्लेखित है? आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन। प्रत्येक निजी विद्यालय, यहाँ प्रत्येक नहीं लिखा है, प्रत्येक निजी विद्यालय में 25% सीटें आरक्षित होंगी। मतलब अगर किसी विद्यालय में पहली क्लास में, सिर्फ पहली क्लास की बात हो रही है, क्योंकि इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे को RT एक्ट के अकॉर्डिंग किसी प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन लेना है तो उस बच्चे का एडमिशन सिर्फ पहली कक्षा में होगा। ये नहीं है कि दूसरी, तीसरी, चौथी में होगा, नहीं, सिर्फ पहली कक्षा में एडमिशन होगा। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ प्रथम कक्षा में एडमिशन होगा और एक विद्यार्थी को सिर्फ एक बार लाभ मिलेगा, एक विद्यार्थी को एक बार लाभ मिलेगा। कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ लॉटरी निकलेगी, उस लॉटरी के माध्यम से उस बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा और प्रत्येक निजी विद्यालय को यह मानना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे किसी विद्यालय में पहली कक्षा में 100 सीटें हैं, ठीक है, और वहाँ की जो प्राइवेट स्कूल है तो उनको पैसा सरकार, वहाँ के जो स्कूल के जो टीचर हैं उनको पैसा सरकार नहीं देती है, उनको प्राइवेट स्कूल देता है। तो मान लीजिए 5-5 हज़ार रुपये पर ईयर की सैलरी उनकी फ़ीस है,
ठीक है, पहली क्लास के बच्चे की 1 साल की फ़ीस है 5,000 रुपये और 100 सीटें हैं, तो 25% सीटें यानी मतलब 25 सीटें ऐसी होंगी उस पहली कक्षा में जहाँ 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और इन 25 सीटों पर फ्री बच्चे आएंगे जो किस अकॉर्डिंग आएंगे, आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, और इन आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग इनका एडमिशन लिया जाएगा और इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो अब ये बताओ कि जो इन 25 बच्चों का जो पैसा है वो कौन देगी, वो वहाँ की सरकार देगी। ठीक है, सरकार ने अलग अलग मापदंड रख रखे हैं कि भाई इतना पैसा होना चाहिए, तो उन्हीं मापदंड के अकॉर्डिंग उस प्राइवेट स्कूल के 25 बच्चों का जो पेमेंट है वो वहाँ की गवर्नमेंट करेगी। अब इन 25% सीटों पर कौन से बच्चे एडमिशन लेंगे। मान लीजिए सीटें तो हैं 25 और अप्लाई कर दिया 100 बच्चों ने, क्योंकि सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उस बड़ी स्कूल में पढ़े, लेकिन वहाँ सीटें तो हैं 25 और एडमिशन आ गए, एडमिशन के लिए फॉर्म आ गए 100। तो प्रायोरिटी का एक क्रम बनाया हुआ है। वो क्रम क्या है, बीपीएल परिवार के बालकों को प्राथमिकता दी जाएगी, और क्या है, वहाँ के स्थानीय विद्यार्थी को अन्य की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वहाँ को प्रायोरिटी दी जाएगी, वहाँ के जो अदर दूर के बच्चे हैं उनसे। तो इस तरीके से कुछ रूल हैं, उनके अकॉर्डिंग उन बच्चों को दिया जाता है एडमिशन। अब मान लीजिए ये सारी जो कंडीशन है वो 40 बच्चों ने फुलफिल की, ठीक है, 40 बच्चे बीपीएल भी हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोकल एरिया के हैं वो भी हैं। अब 40 में से लेने कितने हैं, 25, और हैं कितने, 40। अब गवर्नमेंट के पास समस्या आ जाती है कि भाई इन 40 में से 25 बच्चों को कैसे छांटें। तो फिर आता है लॉटरी सिस्टम। इन 40 बच्चों का नाम एक डब्बे में डाल दिया जाता है, फिर 25 पर्चियाँ निकाली जाती हैं, उन 25 पर्चियों में जिन बच्चों का नाम है उन्हीं को एडमिशन दे दिया जाता है। उसके बाद आती है धारा 13। अब धारा 13 में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बच्चे, इन बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क का मतलब क्या हुआ, बिना किसी शुल्क के। तो इन बच्चों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये उल्लेख कौन सी में है, धारा 13 में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये आरटी एक्ट की कौन सी धारा में उल्लेखित है, तो ये धारा 13 में उल्लेखित है। और यदि मान लो कोई फीस ले लेता है प्राइवेट स्कूल के जो 25% बच्चे हैं उनसे, या फिर गवर्नमेंट स्कूल के 100% बच्चे, उनसे अगर कोई फीस लेता है तो क्या होगा, तो जितनी उन्होंने फीस ली है उनकी 10 गुना फीस उनसे ली जाएगी। अगर किसी विद्यालय ने किसी बच्चे से, मैंने बताया था ना 5,000 रुपये फीस है, अगर वो ले ली तो 5,000 का 10 गुना कितना होता है, 50,000। तो 50,000 रुपया उस विद्यालय को, उस बच्चे को देना पड़ेगा। अगर कोई प्रवेश फीस लेता है, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग कोई प्रवेश फीस नहीं होगी, फिर भी अगर कोई प्रवेश फीस लेता है, एडमिशन फीस लेता है, तो 25,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। अब अपन चलते हैं आगे। अब आती है धारा 14। धारा 14 में क्या है, प्रवेश के समय बालक या बालिका से किसी भी प्रकार का आयु व जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। मतलब किसी भी बच्चे को इस बेस पे एडमिशन नहीं देंगे कि उसके पास कोई जो एज का सर्टिफिकेट नहीं है या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस आधार पे अपन किसी बच्चे का एडमिशन रोके, तो ये बहुत गलत बात है। आप किसी भी बच्चे का एज सर्टिफिकेट के आधार पर उसका एडमिशन नहीं रोक सकते हैं, परंतु वहाँ का जो स्कूल मैनेजमेंट है वो आपसे डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए 3 जो डॉक्यूमेंट है वो मांग सकता है। अगर आपके पास इन तीनों डॉक्यूमेंटों में से कुछ नहीं है तो वो अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ बनाकर उस बच्चे का एडमिशन अपने स्कूल में ले लेता है, लेकिन फिर भी वो आपसे 3 चीज़ें मांगता है। अगर इन 3 चीज़ें इन 3 में से कोई भी पर्ची आपके पास है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख दी जाती है और उस बच्चे का एडमिशन ले लिया जाता है। अब वो 3 डॉक्यूमेंट क्या हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट किसी पेरेंट्स के पास नहीं है, फिर भी उस बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि के लिए ये 3 डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं। अगर नहीं है तो भी उस बच्चे का एडमिशन ले लिया जाएगा। अब वो 3 डॉक्यूमेंट क्या है वो अपन देखते हैं। अस्पताल की पर्ची, उस बच्चे का जन्म जिस हॉस्पिटल में होता है, आजकल तो ये रूल हो गया है कि बच्चा जिस हॉस्पिटल में जन्म लेता है उसी हॉस्पिटल के द्वारा उसको बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाता है और वही बर्थ सर्टिफिकेट आगे स्कूलों में काम आता है। तो अगर उस अस्पताल की पर्ची आपके पास है तो उस पर्ची के आधार पर उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म मानी जाएगी। या फिर आपने उस बच्चे का, जब आप आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों को, मैंने बताया ना आंगनबाड़ी का प्रावधान है, आप उनको आंगनबाड़ी केंद्र में भेज सकते हो। तो आंगनबाड़ी से जब पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं और उस सर्टिफिकेट में वो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। तो उस आंगनबाड़ी केंद्र का जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पर विद्यालय उसकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ
क्लियर कर सकता है, या फिर ये दोनों ही चीज़ अगर नहीं है, अगर आपने बच्चे को आंगनबाड़ी में नहीं भेजा है, तो फिर क्या होगा, माता पिता से एक शपथ पत्र लिखवाया जाएगा कि भाई मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे बच्चे की आयु ये है, मेरे बच्चे की जन्म दिनांक ये है, तो उनसे एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है, दोनों से साइन करवाए जाते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, फिर भी उस बच्चे का पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा लगभग इतने साल का है, इस दिन इसका जन्म हुआ था, वो विद्यालय उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिख कर उसका एडमिशन ले लेता है। तो ये है धारा 14 में। अब बात आती है धारा 15। धारा 15 में क्या है, आरटी के तहत प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर मानी जाएगी। कोई भी विद्यालय, लगभग अपन मानते हैं कि सभी विद्यालय 1 जुलाई से किसी भी स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है कि 1 जुलाई से नई कक्षाएं प्रारंभ होती हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 1 जुलाई को नहीं पहुंचा विद्यालय में एडमिशन के लिए, तो 30 सितंबर तक, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गए, 3 महीने के अंदर अंदर मतलब 30 सितंबर तक अगर कोई बच्चा उस विद्यालय में पहुंच जाता है एडमिशन के लिए, तो इन 3 महीने के दौरान उस बच्चे को एडमिशन दे दिया जाएगा। अंतिम दिनांक 30 सितंबर, 30 सितंबर के बाद उस बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, फिर उसको अगले सेशन तक का इंतजार करना पड़ेगा। यह है धारा 15 में। उसके बाद आती है धारा 16। धारा 16 में क्या है, 1 से 8 तक विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता, वह किसी कारण से विद्यालय से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस धारा 16 में क्या प्रावधान है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कारण फेल नहीं किया जा सकता। और फेल तो नहीं किया जा सकता, इसके साथ ही अगर वो बच्चा कोई छेड़खानी या कोई बदमाशी कर लेता है, तो आप उस बच्चे को विद्यालय से बाहर रेस्ट्रिकेट, मतलब स्कूल से रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी 1 जनवरी 2019 से ये प्रावधान आ गया है कि अगर बालक बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस बच्चे को आप फेल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, ये बिल्कुल सही भी है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 7th क्लास में है, ठीक है, उस 7th क्लास के बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, मतलब उसने कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखा, फिर भी अगर आप उसको 8वीं क्लास में प्रमोट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो कि अगर उस बच्चे को जब 7वीं क्लास का ही कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर 8वीं में उसको क्यों भेज रहे हो। इसलिए सरकार ने सोचा समझा, फिर विचार किया, फिर ये नियम निकाला कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही कमज़ोर है तो उसको आप फेल कर सकते हो। उसके बाद आती है धारा 17। धारा 17 में क्या है, विद्यार्थी को शारीरिक व मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा, वह ना ही अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जाएगा। मतलब आप बच्चे की पिटाई नहीं कर सकते हो, और ना ही उसको मानसिक दबाव डाल सकते हो कि ये तेरे को होमवर्क करके लाना पड़ेगा, ये है वो, ये तेरे को इतना याद करना है। इस प्रकार से आप उसको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हो, और ना उसको पीट सकते हो, डंडे नहीं मार सकते हो, उसको फिजिकली टॉर्चर भी नहीं कर सकते हो। साथ ही उसे अपमानजनक शब्द, कालिया, दौड़िया, मोटिया, ये सब नहीं आप नहीं बोल सकते हो। और ये एक टीचर के शोभा भी नहीं देता है कि आप किसी बच्चे को ये शब्द बोलें। तो ये शब्द, अपमानजनक शब्द आप नहीं बोल सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चा आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। उसके बाद आता है एक नोट है, धारा 16 व 17 को बालकों हेतु स्वर्ण धाराएं कहा जाता है। अब स्वर्ण धाराएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि 16 में क्या है, आप किसी भी बच्चे को 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को फेल नहीं कर सकते, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग पढ़ेगा। ना ही आप उसको विद्यालय से बाहर निकाल सकते हो, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग, मनोरंजी के अकॉर्डिंग विद्यालय में फुल मजे करेगा, क्योंकि आप उसको बाहर निकाल नहीं सकते हो। उसके बाद क्या है, आप विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक दंड भी नहीं दे सकते हो। तो ये दोनों धाराएं क्या हो गई, बच्चे की फेवर में हो गई। ना तो आप किसी बच्चे को फेल कर सकते हो, तो बच्चा चाहे तो पढ़े, नहीं चाहे तो नहीं पढ़े, और ना आप बच्चे को पीट सकते हो, तो बच्चा फुल एंजॉय, विद्यालय में फुल एंजॉय कर सकता है, आप बच्चे को पीट नहीं सकते हो। तो ये दोनों धाराएं बच्चे के लिए स्वर्ण धाराएं कहलाती हैं। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी धाराएं बच्चे के लिए स्वर्ण धाराएं कहलाती हैं, क्यों कहलाती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और कौन सी कहलाती हैं, 16 और 17 धाराएं बच्चे के लिए स्वर्ण धाराएं कहलाती हैं। अब अपन चलते हैं आगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज अपन ने 17 धाराएं पढ़ ली हैं। अब अपन आगे की धाराएं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।